हेलो माय डियर लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फिजिक्स की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। थ्योरी जो आपकी ऊष्मा और ऊष्मा व्युत्पन्न मात्रक और ये सारी जो चीज़ें हैं आपके मूल मात्रक, एक्सेलरेशन, मोशन, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे फिजिक्स में। इसमें थ्योरी भी मैं आपको साथ साथ करवाती रहूँगी और एमसीक्यूज को भी आप उसमें देखेंगे मेरे वीडियो में। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले हमको बताते हैं मौलिक मात्रक के बारे में। तो जितने भी मौलिक मात्रक हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा और साथ ही साथ इसको जो कहते हैं, जैसे आप लंबाई देखते हैं तो मात्रक का नाम क्या हो गया आपका मीटर मात्रक क्या होता है, इसका मीटर होता है, ठीक है। और उसको प्रतीक क्या होता है, एम से दर्शाते हैं। तो आप मौलिक मात्रक में ये क्या याद रखेंगे कि वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से नहीं बनते हैं, मतलब क्या होता है इसमें अलग दूसरे मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते, ये मूल मात्रक होते हैं। इन्हीं से सारी चीज़ें अब डिराइव्ड होंगी आगे जाकर के फिजिक्स में। तो आपको बस छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें याद रखनी है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है ना। और ये सभी कैसा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को किलोग्राम से व्यक्त करते हैं जिसको बोलते हैं केजी। समय को बोलते हैं सेकेंड, एस से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर में व्यक्त करते हैं जिसको बोलते हैं ए। उष्मागतिकी तापमान केल्विन में व्यक्त करते हैं जिसको बोलते हैं के। पदार्थ की मात्रा मोल में होती है जिसको मोल से ही दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता की मात्रक होता है कैंडेला और उसको सीडी से दर्शाते हैं। ये सारे आपको याद रखने हैं, जितने भी हैं टोटल मिला करके इसमें से कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका कवर। अब हम लोग देखते हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रकों को, ठीक। वो तो सिंपल था आपका मूल मात्रक, क्योंकि आपको तो बस कितना याद रखना है कि भाई क्या क्या होते हैं, उनके नाम और ये सारी चीजें। अब व्युत्पन्न मात्रक में आपको ये याद रखना है कि ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ये मात्रक दूसरे मात्रकों से मिलकर बने होंगे। जो आपके मीटर देखा, सेकंड देखा, इन सभी ये जो जितने भी आपने मूल मात्रक देखे हैं यहाँ पर, इन्हीं मात्रकों से मिलकर के आपके व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब देखो, अब आपकी भौतिक जांच राशि जैसे क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ये कैसे आएगा, लंबाई गुणित लंबाई से, क्योंकि इसका सूत्र होता है लंबाई गुणित लंबाई। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, देखो ये लंबाई का मात्रक हमने क्या देखा यहाँ पर, मीटर देखा, और इसको एम से दर्शाते ये देखा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपकी लंबाई का मात्रक क्या आ जाएगा, लंबाई मीन्स एम, एम इंटू एम। यहाँ पे एम इंटू एम करने जाएंगे तो आपका आ जाता है मीटर स्क्वायर। बस ये याद रखना है। अब जैसे आयतन आया, आयतन का होता है सूत्र लंबाई का क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा आपका मीटर का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। अब वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, वेग का सूत्र होता है लंबाई बट्टे समय या फिर दूरी बट्टे समय, है ना। आपने ये देखा होगा दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया ये, ओके। फोर्थ चीज आती है आपकी त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। तो इसका हो गया, वेग का सूत्र क्या होता है आपका, यहाँ से आपने निकाला था मीटर पर सेकेंड ये निकाला, और समय भी है बटे में तो इंटू सेकेंड वापस से हो गया। तो क्या आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद फोर्स पर आ जाओ। फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान होता है आपका केजी में, त्वरण होता है सेकेंड स्क्वायर में। तो ये हो गया द्रव्यमान गुणित त्वरण। प्रेशर, प्रेशर होता है बल बटे क्षेत्रफल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। हाँ, बस इनको ऐसे ही याद रखने हैं, इनके सूत्र याद रखने हैं और इनके जो ऐसा ही मात्रक है उन्हें याद रखना है। ये कुछ ये भी याद रख लो कि जो मात्रक का नाम है, इसको देखो बल के मात्रक का नाम भी है, न्यूटन बोलते हैं जिसको, और इसको पास्कल बोलते हैं ना। इसका कुछ प्रतीक चिन्ह याद रखना। अब इसके देखो और आगे व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से, पावर है, पावर का सूत्र होता है आपका कार्य बटे समय, जूल पर सेकंड इसका हो गया, वॉट से इसको दर्शाते हैं। फ्रीक्वेंसी का होता है 1/7 समय, सेकंड इनवर्स, हर्ट्ज से इसको दर्शाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एच और जेड, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज। वर्क, वर्क का क्या होता है, बल गुणित दूरी। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित दूरी, न्यूटन इंटू मीटर। जूल से दर्शाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग जे। चार्ज पर आ जाओ, चार्ज का होता है धारा गुणित समय, एम्पियर, है ना, धारा को बताते हैं एम्पियर से, और समय होता है सेकंड से, तो कूलॉम हो गया सी। विभवांतर, कार्य बटे आवेश, जूल पर सेकेंड, वोल्ट एंड वी से दर्शाते हैं। बस ये थोड़ा थोड़ा याद रखते चलिए। धारिता पर आ जाइए, धारिता कैपेसिटी मीन्स आवेश बटे विभवांतर, सी बाय वी।
फैराडे से F से दर्शाते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है विभवांतर गुणित बटे धारा, आपका होता है विभवांतर मीन्स वोल्ट एंड धारा मीन्स एम्पियर, तो ओम से दर्शाते इसको, ओम से दर्शाते, ठीक है। ये क्या है, ओम का साइन है, ये याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है बल गुणित दूरी बटे धारा, है ना, इसको भी बोलते हैं वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड, एंड इसको वेबर से दर्शाते हैं, वेबर मीन्स WB। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फ्लक्स बटे क्षेत्रफल हो जाता है वेबर बाय मीटर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं टेस्ला, T से दर्शाते हैं। बस इतना याद रखते चलना है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग MCQs पे। MCQs में हम लोग पहला देखते हैं, आपका MCQs में बताया गया, पहला क्वेश्चन में आपको बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक मात्रक है। अभी हमने मौलिक मात्रक सारे पढ़े, ठीक। अब बताओ, मीटर है, न्यूटन है, जल है, जूल है या फिर पास्कल है। तो हमने ये सारे देखे, पास्कल जो है वो दाब का मात्रक होता है, जूल किसका होता है, जूल ऊष्मा का, न्यूटन बल का, मीटर किसका आ जाता है, मीटर लंबाई का होता है, और लंबाई कैसी है, मूल मात्रक में आती है, इसलिए आ जाता है आपका मीटर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एसआई पद्धति में कितने मौलिक मात्रक होते हैं। एसआई पद्धति में बताओ कितने मौलिक मात्रक हो गए, तो 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला गया है बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल नहीं, न्यूटन यस, वॉट भी नहीं आएगा और पास्कल भी नहीं आएगा, ये सभी अलग अलग होते हैं। ऊष्मा के मात्रक हो गया, जूल वॉट तो धारा का हो गया, पास्कल दाब का हो गया, और न्यूटन किसका आ गया, बल का आ गया आपका, जो भी आपका आंसर आ जाता है इसमें। न्यूटन किस प्रकार का मात्रक है बताओ। अब मैंने आपको बताया मौलिक मात्रक तो है ही नहीं है न्यूटन। व्युत्पन्न मात्रक, हाँ हो सकता है व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आ जाएगा आपका बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है। जो प्रेशर होता है मीन्स क्या होगा आपका दाब, दाब का भी बताया मैंने क्या होता है आपका पास्कल, पास्कल ध्यान रखना, सी आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक बताओ, हर्ट्ज है, सी आंसर आ जाएगा। कूलॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, कूलॉम बताओ, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विभवांतर या फिर शक्ति, बताओ किसका हो गया ये राशि कूलॉम, तो ये होता है आपका विद्युत आवेश का, बी आंसर आ गया करेक्ट। तापमान का मौलिक मात्रक कौन सा है, देखो सेल्सियस भी होता है, इस बात का ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस से हम लोग दर्शाते हैं ना तापमान को, डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट से भी दर्शाते हैं, फ़ारेनहाइट से एंड केल्विन से भी दर्शाते हैं, बट जूल से नहीं दर्शाते हम लोग ना, इसको तो काट ही दो आप। अब आपको बताना मौलिक मात्रक बताना कौन सा वाला, एसआई वाला, एसआई मात्रक बताना है। तो जो तापमान का एसआई मात्रक है वो केल्विन कहा जाता है ना, और बाकी और सारे मात्रक हैं जरूर दर्शाते हैं जरूर तापमान को इनसे, पर जो एसआई मात्रक है आपका वो केल्विन ही आएगा, ठीक है। बाकी केल्विन से हम क्या करते हैं फिर उसको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बस, ठीक है। 9th वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। 9th वाला क्वेश्चन आपका कहता है वर्क का एसआई मात्रक है, कार्य जो है एसआई उस वर्क उसका एसआई मात्रक होता है जूल। व्युत्पन्न मात्रकों के आधार किस प्रकार होता है, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक जो है वो किन मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, तो आ जाएगा आपका मौलिक मात्रक से मिलकर बने होते हैं। स्पीड पर आ जाओ, ठीक। अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं स्पीड क्या होती है, ठीक है, जो आपकी परिभाषाएं दी है ना, दूरी, चाल, समय, त्वरण दिया है, ठीक, तो इन सबको आप समझ लेते हैं एक एक करके, इनकी परिभाषा और इनके जो जो सूत्र हैं उनको याद रखना है आपको, सूत्र तो बिल्कुल याद रखना है, रट कर चलो, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपका इसमें, है ना, कोई भी न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है इसमें, क्योंकि मैं आपको आगे करवाऊंगी। बड़ा पहले क्या करते हैं हम लोग इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें पहले आपका क्लियर हो जाएगा ना जैसे ही, वैसे आप क्या करेंगे न्यूमेरिकल भी फटाफट लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्पीड पर आते हैं। स्पीड मीन्स क्या हो गया आपका चाल हो गई, ठीक। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होती है आपकी दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो देखो ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस टाइम बाय
यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा हो गया मिस प्रिंट, ओके, मीटर पर सेकेंड हो गया, तो दूरी हो गई आपकी मीटर में एंड समय हो गया आपका सेकंड में, तो आ गया आपका मीटर पर सेकेंड। तो चाल का जो हो गया आपका सूत्र वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसी राशि है, अदिश राशि है और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश राशि का मीन्स ये मतलब ये होता है कि केवल इसकी प्रमाण होगा, चाल है ना, आप चाल जो है आपकी वो किसी भी दिशा में हो सकती है। सदिश राशि नहीं होती, क्योंकि सदिश राशियां क्या होती है पहले तो ये समझो। सदिश राशि उन राशियों को कहते हैं जिसकी कोई ना कोई दिशा निर्धारित होगी कि इसी दिशा में आपको वो राशि देखने को मिलेगी। ठीक है, हम बल लगाते हैं जैसे, तो बल हम क्या एक ही दिशा में लगा रहे हैं, बल क्या करते हैं हम लोग एक ही दिशा में इस तरह से लगाते हैं, तो वो सदिश राशि हो गई। बट चाल क्या होती है, वो चाल तो अब इस दिशा में भी जा सकती है, इस दिशा में भी, इस दिशा में, किसी भी दिशा में ये तो जा सकती है। तो ये चाल क्या होगी आपकी अदिश राशि होती है। बस इतना याद रखा आपने, आगे बढ़ो। देखो सेकेंड चीज है आपकी वेग, वेलोसिटी। परिभाषा क्या होती है इसकी कि किसी वस्तु द्वारा विस्थापन को लिए गए समय से भाग देने पर प्राप्त होने को वेग कहते हैं। वेग होता है आपका, क्या होता है, जो आपका दूरी है ना, विस्थापन जितना समय में लिया गया है उसको देखो, दूरी बटे है ना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका जो विस्थापन हो रहा वो, जितना विस्थापन हुआ वो, और आपका समय, बस ये दो चीजें याद रखना। तो उसका SI मात्रक क्या हो गया आपका मीटर। विस्थापन मीन्स क्या, आपका जितनी दूरी पर आपका स्थापन हुआ है वो हो गया आपका विस्थापन। विस्थापन को हम किसे, लंबाई से व्यक्त करते हैं, लंबाई मीन्स क्या, मीटर हो गया। एंड समय को हम लोग व्यक्त करते हैं सेकेंड से, तो ये हो गया सेकेंड। ठीक है, आया समझ में आपको इतना। अब इसका देखो, ये कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, दिशा बदल जाए तो वेग बदल जाएगा, भले ही परिमाण समान हो। ठीक, ये सदिश राशि होती है, अर्थात ये एक ही दिशा में कार्यरत होगी। जैसे विस्थापन हमको इस दिशा में करना है तो ये इसी दिशा में क्या होगा, विस्थापन होगा, और वैसे ही उसकी वेग भी होगा। जैसे इसकी दिशा बदलते हैं तो वेग भी आपका बदल जाता है। अगर इस दिशा में अगर इसको विस्थापन करना है तो इसका वेग बदल जाएगा। ठीक है, आप त्वरण पर आ जाओ। त्वरण क्या होता है ये समझो। त्वरण की एक सिंपल सी परिभाषा है और वो है कि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जैसे वेग एक समान वेग से चल रही है, ठीक है, कोई भी, जैसे कार है आपकी, दो पहिया वाहन है, अब ये जो है आपकी दूरी तय करती है एक समान वेग से चल रही है। ठीक है, एक समान वेग से चल रही है। अब इस वेग में अगर जैसे जैसे परिवर्तन आता जाता है, जैसे क्या होती चाल बढ़ी, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहे हैं ना, समझो इतना है ना, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है जैसे, तो धीरे धीरे आपकी इसमें दूरी बढ़ती जा रही है। 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, इस तरह से ही क्या करती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। त्वरण क्या मतलब होता है कि वेग में समय के साथ परिवर्तन आता जाता है, उसी की दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। इसका सूत्र होता है एक, ठीक है, और वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीन्स आपका दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन, ये होता है इसका सूत्र। रुको एक सेकेंड, और ये कैसी है आपकी सदिश राशि है और धनात्मक त्वरण होता है, तो वेग बढ़ रहा है मीन्स क्या आपका धनात्मक त्वरण है। अगर वेग घट रहा है, ठीक है, जैसे ये वेग घटता जाता है, अरे स्लो पोजिशन, ब्रेक लगा रहे हैं हम लोग, स्लो पोजिशन में अगर इसको ला रहे हैं, अर्थात 40 से 30, फिर 30 से 20 एंड 20 से 10, इस तरह से अगर हो रहा है तो इस प्रकार के त्वरण को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग जो होता है इसको माइनस करेंगे और आपका समय से डिवाइड करेंगे, अगर वेग बटा समय होता है। ठीक है, सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो आप। इसका सूत्र होता है वेग में परिवर्तन,
वेग में परिवर्तन बटे समय, ये होता है त्वरण। और वेग में परिवर्तन कैसे होता है, आपका अंतिम वेग माइनस का आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग, ये वाली चीज होती है। अंतिम माइनस प्रारंभिक जब करेंगे तो वेग में परिवर्तन आपका निकल आएगा, और अगर बटे में समय करेंगे तो आपका निकल जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। अब देखो, इन सभी में आपको एक तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर दिया हुआ है, तुलना की गई है सभी जितने भी मैंने आपको अभी बताए, उन सबकी आपको यहाँ पे तुलना दी गई है। जैसे स्पीड है आपकी, चाल है तो इसका सूत्र होता है दूरी बटे समय, वेग है तो इसका होता है विस्थापन बटे समय, एंड अगर त्वरण है तो इसका होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, ये अदिश राशि है, ये सदिश है, ये भी सदिश है। इसको मीटर पर सेकेंड, इसको भी मीटर पर सेकेंड, और इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दर्शाते हैं। दिशा का महत्व इसमें नहीं है क्योंकि अदिश राशि है, इसमें होता है हाँ हाँ। बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझनी है। तुलना, ये आप बस ए वाले चार्ट को याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद कर लो, है ना, तो वो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, आगे बढ़ो, एमसीक्यूज पर आ जाओ। अब एमसीक्यूज में क्या है, सबसे पहला एमसीक्यू आपको दिया गया है, तो स्पीड किस प्रकार की राशि है। अब ये बताओ, स्पीड अभी हमने कैसे देखी थी राशि, अदिश राशि है। बी, वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र क्या होता है बताइए, तो वो होता है आपका दूरी बटा समय। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर या फिर न्यूटन। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यदि कोई वस्तु गोलाकार पथ पर समान गति से चल रही है तो उसका वेग कैसा होगा बताओ। गोलाकार पथ पर इस तरह से चल रही है, ठीक है, ये इस तरह से चल रही है वस्तु। अब इसमें ये बताना है, समान गति से चल रही है तो उसका वेग कैसा होगा। अगर समान गति से इस तरह से चल रही है तो इसका वेग जो है वो बदलता रहता है, ठीक है, बदल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ो, फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग मंदन। मंदन मीन्स, देखिए त्वरण है, त्वरण क्या होता है, धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाती है। मैंने अभी आपको बताया 40 से 30 हो रही है, 30 से 20 हो रही है, 20 से 10 हो रही है अगर, तो इस कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे गति कम हो रही है। गति कम होने से क्या होता है, धीरे धीरे मंदन में आ जाता है, आपकी जो विकार है वो मंदन में आ जाएगी, और आपका क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण हो जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में। हाँ चलिए, तो फिर ये यहाँ पर आज एमसीक्यूज यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और ये वाला समझ लो आप, समान रूप से त्वरित गति के समीकरण है, कुछ गति के समीकरण जिन्हें कहते हैं हम लोग, इन्हें समझ लेते हैं। तो त्वरण गति के समीकरण, ठीक है, तो कितने गति के समीकरण हैं, पहले तो ये देख लो आप। तो पहला समीकरण है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, 3 समीकरण आएंगे आपके गति के। तो चलिए पहला वाला आप सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक समान गति क्या होती है। तो जब कोई वस्तु समान त्वरण के साथ चलती है तो उसके विस्थापन, वेग, समय और त्वरण के बीच कुछ निश्चित संबंध पाए जाते हैं जिन्हें गति के समीकरण कहते हैं। देखो, विस्थापन है, वेग, समय और त्वरण है, इन सभी के बीच में एक संबंध मिल गया उन्हें, ठीक है, इन सभी के बीच में हम लोग संबंध देखेंगे गति के समीकरणों में, ठीक है, जब हम लोग है ना इनको डिराइव करके देखेंगे ये अलग अलग तरीके से, और हमको जो मिलता है ना आखिरी में, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं इसका त्वरण के सूत्र को, ठीक है, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीधा सा आ जाते हैं पहले समीकरण पे। बस इनके समीकरण के जो हैं वो याद रखने हैं कि कौन कौन से समीकरण हैं। तो सबसे पहले तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, हाँ, सो u प्लस ए टी आता है अगर आपका, तो जहाँ u बराबर हो गया आपका प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, एंड a होता है त्वरण और t होता है समय, ठीक है। अंतिम वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणित समय, ये हो जाता है आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण पर आ जाओ, दूसरे समीकरण में है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी प्लस 2s, ये होता है इसका, है ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी
एंड हाफ ए टी, ओके, यू टी प्लस हाफ ए टी। इसमें देखो s बराबर क्या होगा आपका विस्थापन होगा, बाकी प्रतीक ऊपर जैसे ही है, मीन्स जैसे कि से u क्या था आपका अंतिम वेग, ये आपका प्रारंभिक वेग था, ये समय था, एंड ये त्वरण है a और t है समय आपका, ठीक है। विस्थापन बराबर प्रारंभिक वेग गुणित समय हो जाता है, हाफ है ना, हाफ ए टी, हाफ ए टी का स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है ना, हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है प्रॉपर, यहाँ पर वो समीकरण लिखते ही नहीं बन रहा था, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके का ये समीकरण है, बस आप इसको याद रखिएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड समीकरण पर आ जाते हैं हम लोग। थर्ड समीकरण आपका है वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये याद रखिए, v स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका थर्ड समीकरण आता है। और इसमें क्या बताया गया है, अंतिम वेग है ना, ये क्या है अंतिम वेग है, अंतिम वेग का स्क्वायर, ठीक, अंतिम वेग का स्क्वायर मीन्स क्या आपका v का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर मीन्स u का स्क्वायर, एंड 2as मीन्स 2 आपका त्वरण हो गया a एंड विस्थापन हो गया आपका s, ठीक है, ठीक, इतना याद रखिएगा। और फिर इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ये समीकरण केवल समान त्वरण के लिए सही हैं, अर्थात अगर a समान त्वरण मीन्स कैसा, a अगर 0 हो तो वस्तु मंदन में होगी, गति समान वेग वाली होगी। अगर प्रारंभिक वेग आपका 0 हो जाता है, फिर ये देखो मेरी बात सुनो, त्वरण अगर 0 हो जाता है आपका, a अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा, इसमें गति समान रूप से चलेगी। देखिए त्वरण मीन्स a होता है और a अगर 0 हो गया, मतलब क्या हो गया, इसमें न तो गति बढ़ ही नहीं रही है, 10-10 किलोमीटर पर आवर पे ही चल रही है, और इसमें जो आपका गति है उसके बढ़ने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि त्वरण ही नहीं है इसमें। जैसे 10 से 20 भी नहीं हो रहा है, 20 से 30 होता है, अगर इस तरह से बढ़ती जाती है कोई भी वाहन की गति, तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि उसमें त्वरण है, ठीक है। बट इसमें तो उसकी गति ही नहीं बढ़ रही है, एक समान गति के रूप से चल रहा है अगर वो, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें समान वेग है, बस इतना याद रखिएगा। और a जो है वो 0 से लेस देन हो, मीन्स आपका त्वरण है वो अगर नेगेटिव में होता है, ठीक है, ये नेगेटिव में होता है मीन्स 0 से छोटा होता है, a से, a जो है वो 0 से छोटा होता है ना, छोटा होता है, तो नेगेटिव में जाएगा त्वरण आपका। और अगर त्वरण नेगेटिव में जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि मंदन है, वस्तु मंदन में है, ठीक है। हाँ, अब इसके कुछ एमसीक्यूज लगा लो। एमसीक्यूज में क्या क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वी बराबर यू प्लस ए टी वी प्लस यू प्लस ए टी किस स्थिति के लिए लागू होता है, हाँ, तो ये किसके लिए होता है, समान वेग के कारण होता है, ये समान त्वरण के कारण, बदलते त्वरण के कारण, ये स्थिर वस्तु के कारण। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एक समान गति होना चाहिए, और एक समान गति के लिए क्या होना चाहिए, एक समान त्वरण होना चाहिए, तो बी आ जाएगा आपका आंसर। दूसरे समीकरण में यू टी का अर्थ क्या है, यू और टी है ना, ये यू टी ज्यादा बार आ गया, यहाँ पर लिख दो यू और टी। यू टी का अर्थ क्या है दूसरे समीकरण में, यू आपका हो गया प्रारंभिक वेग और टी हो गया आपका समय, तो क्या आ जाएगा आपका प्रारंभिक वेग गुणित समय, सी आंसर आ जाता है आपका इसमें। थर्ड वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका कहता है जो गति का तृतीय समीकरण है ना, यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, 2as, ओके। तो ये वाला जो समीकरण है वो उसमें बताया गया है कि a क्या है, a है आपका त्वरण, ठीक, यदि प्रारंभिक वेग 0 हो तो दूसरा समीकरण होगा। हाँ, तो आपका दूसरा समीकरण क्या था, s इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यही था गति का दूसरा समीकरण। और इसमें अगर आपका प्रारंभिक वेग यानी कि u जो है आपका 0 हो जाता है, तो बाकी क्या बचता है आपका, हाफ ए टी का स्क्वायर बचता है। तो हाफ ए टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, देखो कहाँ पर है आपका हाफ ए टी का स्क्वायर, ये वाला है ना, बी वाला ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, इतना आया समझ में। सो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करना, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना नीचे, सब्सक्राइब करना, एंड क्या करोगे आप, कमेंट करेंगे
कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।